सच क्या है? क्या वह जो हमें बताया जाता है या वह जो हमारी अपनी अंतरात्मा से उठता है? मनुष्य अक्सर दूसरे की सोच में सहारा ढूंढ लेता है, लेकिन सच्चाई यह है दूसरे के विचार हमें कभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो भीतर से निकलता है वही सबसे सच्चा होता है। जीवन में कई बार हम सिद्धांत और व्यवहार के बीच फंस जाते हैं। सिद्धांत ऊंचे होते हैं, अडिग, लेकिन व्यवहार अक्सर परिस्थितियों के आगे झुक जाता है। तब सवाल खड़ा होता है कि क्या सही वही है जो हम करते रहते हैं या वही जो हमें करना चाहिए? और फिर ये कठिन सवाल, हिंसा, क्या वह हमेशा गलत होती है या कभी कभी परिस्थितियां उसे सही ठहरा देती हैं? इंसान की पहचान उसके कर्मों से ही नहीं, उसकी संवेदनाओं से भी होती है, क्योंकि जो रो नहीं सकता वह शायद किसी के दर्द को समझ ही नहीं सकता, और जहाँ समझ नहीं होती वहाँ विश्वास भी टिक नहीं पाता। एक और सवाल, असली कैद क्या है? क्या दास्तां केवल शरीर की जंजीरों में ही होती है या हमारे मन, हमारी सोच, हमारे डर में भी छिपी होती है? और इन सब के बीच एक और संघर्ष चलता रहता है, अहंकार या विनय। अहंकार हमारे भीतर अपने आप जन्म लेता है, लेकिन विनम्रता उसे हमें सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसे जीना पड़ता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर विवेक पांडे। लेकर आया हूं आपके सामने हिंदी का प्रसिद्ध कालजयी उपन्यास शिखर एक जीवनी का भाग 2। अब तक इस उपन्यास के 5 भाग आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं सुने हैं तो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप सुन सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अभिमान या अहंकार एक सामाजिक कर्तव्य भी हो सकता है। शिखर के लिए यह एक नया दृष्टिकोण था। वैसे तो राजनीतिक मामलों में उसको कभी अधिक बातें दिलचस्प लगी ही नहीं थी, और प्रायः राजनीतिक झगड़ों और हिंसाबाज की बातें अखबारों में पढ़कर वह राजनीति की क्षुद्रता पर दुखी भी हुआ करता था। पर राजनीति क्यों है, यह प्रश्न राजनीति का नहीं, जीवन का था, और ऐसे प्रश्नों का आकर्षण वह कभी भी टाल नहीं सकता था। जब विद्याभूषण के निमित्त से उसकी बुद्धि के इस प्रश्न से जा उलझी, तब उस नई दृष्टि के धक्के से वह 2-3 दिन अचंभे में पड़ा रहा। वह जानता था कि विद्याभूषण की बातों से वह पूर्ण आश्वस्त नहीं हुआ, और यह भी जानता था कि दूसरे की सोची हुई बातों से कभी भी कोई आश्वस्त हो नहीं सकता। वे अपनी ही अंतरात्मा से निकले तभी सच होती हैं। दूसरा अधिक से अधिक यह कह सकता है कि अंतरात्मा की उर्वर भूमि की थोड़ी सी निराई कर दे। 3-4 दिन तक वह इसी एक बात को लेकर अपने से युद्ध करता रहा। क्या अहंकार एक सामाजिक कर्तव्य है? 3 दिन के बाद उसके भीतर जागा हुआ बृहदाकार दानव जिज्ञासु मानो एक प्रतिद्वंदी को पछाड़कर एक नए युद्ध के लिए तैयार हुआ है। तब उसके युद्धम देहि के उत्तर में कई नए भीमाकार प्रश्न आ खड़े हुए। शासन क्यों है? क्या वह स्वाधीनता में बाधक नहीं है? क्या उसके बिना हम रह सकते हैं? क्या उसे हम नष्ट भी कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? अगर मुक्ति की ओर बढ़ना ठीक है और ठीक वह नहीं कैसे हो सकता है? तब शासन सत्ता का होना बुरा है नहीं? हो सकता है कब? और उस समय क्या आदर्श है हमारा, जिसके लिए रोष करना, युद्ध करना, अहंकार करना धर्म हो जाता है? और रोष, युद्ध, हिंसा, क्या हिंसा करना उचित है? यदि विद्याभूषण का तर्क ठीक है तो हिंसा उचित है और धर्म भी हो सकती है, पर वह विश्वास करता है, करना चाहता है कि हिंसा से मानव को घृणा है और स्वाभाविक प्रवृत्ति जन अनिच्छा है हिंसा करने में, और वह समझता है कि कोई भी मौलिक प्रवृत्ति गलत नहीं हो सकती। अगर हमारा आचार शास्त्र उसका समर्थन नहीं करता तो वही गलत है, प्रकृति नहीं। प्रकृति की आधारभूत एक प्राकृतिक नियमितता में उसका अखंड विश्वास है। क्यों है? क्या प्रमाण है उसके पास? इसका जब वह कोई उत्तर नहीं दे पाएगा तो यही देगा कि उसमें विश्वास करने की मौलिक इच्छा होना ही उसका प्रमाण है। मनुष्य क्यों चाहे इसमें विश्वास करना? क्योंकि अपने गूढ़ादित गूढ़ अंतरतम में वह नीतिवादी है। वह सृष्टि को नीति की कसौटी पर खड़ा मानना चाहता है। अगर मानव प्रकृति में नीति मूल तत्व है तो प्रकृति में भी आधारतम भूत कैसे नहीं हो? प्रकृति नैतिक है, तब क्या हिंसा भी नैतिक है? सदा नहीं तो कभी।
किसी परिस्थिति विशेष में वह नैतिक हो सकती है। क्या कभी हत्या उचित हो सकती है? और फिर व्यवहारिक प्रश्न यह है कि क्या उससे कभी कोई लाभ हो सकता है? आह देवी जिज्ञासा इतनी दुर्निवार कि वह दानवी दिखती है। सिद्धांत के प्रश्न से व्यवहार का प्रश्न सदा छोटा होता है और इसीलिए अधिक तात्कालिक हिंसा की व्यवहारिकता भी शिखा के लिए वैसी ही थी। उसने विद्याभूषण से पूछा, क्या हिंसा कभी उचित हो सकती है? क्या उससे कोई लाभ हो सकता है? विद्याभूषण ने मुस्कुरा कर कहा, तो तुम सोचते रहे हो? शिखा ने खींच कर कहा, सोचूं ना? विद्याभूषण हंसा, फिर गंभीर होकर बोला, तो सुनो, कई बार हिंसा इतनी नितांत आवश्यक होती है कि उचित हो जाती है, या यूँ कह लो कि इतनी अधिक होती है कि आवश्यक हो जाती है। वास्तव में वह तब हिंसा रहती नहीं। नासूर होता है तो उसका इलाज यही है कि नश्तर लगा दिया जाए। इससे उसको दर्द होता है, तो क्या वह हिंसा है? वह हिंसा इसीलिए नहीं है कि रोगी के भले के लिए है। चिकित्सक का उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, और लाइलाज रोग का रोगी अगर दर्द से तड़प रहा हो तो उसे मारक मुक्ति देने में भी हिंसा नहीं है, यद्यपि उसकी जान ले ली गई होगी। यहाँ फिर हिंसा एक सामाजिक कर्तव्य के रूप में आती है। रहा उपयोगिता का प्रश्न, सो मैंने एक उदाहरण दिए हैं, उसमें उसकी उपयोगिता उसका प्रमाण है। हाँ, यह ध्यान रखना कि व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, सामाजिक उपयोगिता ही उसका प्रमाण कर सकती है। तुम्हें यह भेद करते देखकर संदेह होता है, क्या सचमुच सामाजिक होने से हिंसा क्षम हो जाती है? एक समाज दूसरे समाज पर अत्याचार कर सकता है। मेरी बात को गलत मत समझो। सामाजिक से मेरा मतलब किसी एक समाज का नहीं है। मेरा मतलब उस सारे संगठन से है जिसका एक अंग हम मानव मात्र हैं। इस दृष्टि से जहाँ हत्या अहिंसा हो सकती है, जहाँ राह चलते गेहूं के एक बाल तोड़कर फेंक देना हिंसा होगी, क्योंकि वह कर्म उस विश्व समाज का कोई हित नहीं करता, उल्टे थोड़े से हित की संभावना को नष्ट कर देता है। शिखा ने अब भी संदिग्ध स्वर में कहा, अच्छा उसे जाने दो। जहाँ से बात शुरू हुई थी वहीं लौटे। तुमने जो उस सीआईडी वाले को मारा, उससे क्या लाभ हुआ या हो सकता है? एक तो मैंने बताया, अपने आत्मसम्मान की रक्षा जरूरी थी और उसे पीटे बिना वह असंभव था। अगर तुम इससे बहुत काल्पनिक लाभ समझते हो तो दूसरा यह है कि इससे और सीआईडी वालों को सबक मिलेगा कि किसी का अपमान करना हंसी खेल नहीं है। शेखर ने मुस्कुरा कर कहा, यही सबक तो वह तुम्हें सिखाने चला है। हाँ, पर ऐसा सबक हर एक सीआईडी वाला हमेशा हर एक को नहीं सिखा सकता। एक मुकदमा करने में सरकार के कई हजार रुपए लगते हैं। अगर 100 ऐसी घटनाएं हो जाएं तो सरकार को कुछ दूसरा इलाज सोचना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में तुम यह चाहते हो कि सरकार के दिल में डर बैठा दिया जाए कि ये लोग सम्मान के पात्र हैं। अगर मैं गलती नहीं करता, मेरा इधर का ज्ञान कम है, तो यह उन लोगों की दलील है जो आतंकवादी कहलाते हैं। और इतना न्याय किसी के साथ नहीं होता जितना उनके। सबसे पहले तो उन्हें आतंकवादी कहना ही अन्याय है, यद्यपि आतंक को वे अपने कार्यक्रम के बाहर नहीं निकालते। आजकल के ज़माने में जिस आदमी का राजनीतिक दर्शन आतंकवाद तक जाकर समाप्त हो जाता है, वह मानसिक विकास की दृष्टि से 7 साल का बच्चा है। साफ बात यह है कि इसमें इतना नैतिक बल ही नहीं हो सकता जितना कई आतंकवादी कहलाने वालों में सब लोग मानते हैं। तुम तो ऐसे सफाई दे रहे हो जैसे स्वयं आतंकवादी हो। विद्याभूषण को सिर हिलाता देखकर शेखर फिर बोला, पर मुझे यह दिखता है सब के सब गलत हैं। हिंसा से कभी कुछ नहीं हो सकता। वह नकारात्मक है, वह निरा संहार है, उससे सृजन नहीं हो सकता। यह नश्तर वाली बात ही ले लो। रोग का इलाज तो चिकित्सा है, स्वस्थ तो वही करती है। नश्तर नगण्य चीज़ है। स्वास्थ्य लाभ तो बाद ही महीनों लंबी चिकित्सा से होती है। इसी तरह परिस्थितियों का सुधार स्वाभाविक विकास द्वारा ही होता है। यूं ही सही, नश्तर नगण्य ही सही, अप्रधान ही सही, पर अनिवार्य तो है ही ना समाज के लिए कि कई हिंसा के बाद भी सामाजिक चिकित्सा होती है।
चाहो तो मुख्य चीज उसी को समझ लो, उससे पहली आवश्यकता नहीं मिट जाती। शेखर को एक और बड़ा कौर मिल गया। इसे चबाने की आवश्यकता थी। तसल्ली उसे नहीं हुई थी। उसे लगता था तर्क में कहीं कुछ त्रुटि अवश्य है। अपारधम एक अनिवार्य बुराई। इस तरह की बातें उसने पहले सुनी थी। विश्वामित्र के कुत्ते की मांस खाने की बात उसने बहुत पहले सुनी रखी थी, पर उसे लगता था यह आदर्श की कोई कमजोरी है। हिंसा कर्म को ताच्छड़ित भी मानना सब कुछ मान लेना है। हिंसा को स्वीकार कर लेना है। अगर हत्या द्वारा मानवता अपनी रक्षा कर भी लेती है तो अंततः वह एक पाप कर्म की ही आड़ में जीती है। सवाल सीधा है, हिंसा उचित है या नहीं? या तो वह पूर्णतः अनुमोदित हो सकती है या पूर्णतः वर्जित, किंतु दोनों ही अवस्थाओं में आगे का मार्ग नहीं दिखता। शेखर के बड़े भाई ईश्वर दत्त के साथ शशि उससे मिलने आई। शेखर ने इच्छा की थी पर आशा नहीं। वह नहीं जानता था कि आशा करने का कोई कारण हो सकता है। नहीं, शशि वहीं शहर में ही रहती है। वह तो आशा होती, वह दूर गांव से और अकेली, पर वह आ गई। शेखर का अंतर इतना भर उठा कि वह इससे बातें भी नहीं कर सका। भेंट का समय समाप्त हो चला। वह ईश्वर दत्त से बातें करते करते बीच में क्षण भर स्थिर होकर उसकी ओर देख लेता और फिर बड़े भाई से बातें करने लगता। जब बिल्कुल ही समय आ गया तब अंत में शशि ने पूछा, शेखर, क्या तुम सचमुच शामिल थे? शेखर ने भेदक दृष्टि से उसकी ओर देखा। वह कुछ जानना चाहता था कि उसके मन में क्या है। डर, चिंता, प्रशंसा, क्या? कुछ नहीं देखा। उसके सरल गंभीर से कहा, नहीं। शशि कुछ बोली नहीं। शेखर को लगा मानो और कोई जिज्ञासा या मांग शशि को नहीं है। उसे विस्मय हुआ, इसलिए अपने भावों के तूफान से कुछ अलग होकर उसने पूछा, क्यों शशि, तुम्हें तसल्ली हुई क्या? कैसी तसल्ली? मैं तो निर्दोष हूँ। कुछ तो हुई ही। क्यों? अगर मैं अपराधी होता तो तब भी तसल्ली होती। मैं जानना चाहती थी। तुम्हारी बात जान लेने से ही मुझे संतोष हो जाता है, डर नहीं होता। कितना चाहता था शेखर यह पूछ उठना, क्यों शशि, इतना विश्वास है तुम्हारा मुझ पे? पर भाई की उपस्थिति ने उसे साहस नहीं दिया। एकांत में भी वह इतना निजी प्रश्न उससे उसमें पूछ सकता था। वह नहीं जानता, पर शशि ने मानो वह अव्यक्त जिज्ञासा पढ़ ली। तभी तो चलते चलते उसने शेखर की ओर स्थिर आंखों से देखकर कहा, वीर कभी अपराधी नहीं होते। और बढ़ गई। शेखर ने उसकी आंखों की वत्सलता को रोमांचित होकर मन ही मन उस आदिम बहन को प्रणाम किया जिसने पहले पहल भाई के लिए वीर शब्द का आविष्कार किया था। कितना महत्व था जेल में वात्सल्य का। प्रेम प्रेम अंततः एक वासना है और वासना की क्रीडास्थली ही जेल है। पर वात्सल्य, मुकदमा अत्यंत नीरस हो गया था। आज के बाद कल, कल के बाद परसों, नित्य वही कहानी नए नए गवाहों के मुख से नए नए रूप में सुनना। एक ही सत्य को उल्टा कर दिखाने के लिए वकीलों के दांव पेच और कलाबाजियाँ। एक दिन ऊब ऊब कर ही अंत में शेखर ने अपने लिए मनोरंजन की सामग्री पैदा कर ली थी। उसने वकीलों की दलीलों की विडंबना लिखकर पहले अपने मित्र को दिखाई थी और फिर लिफाफे में बंद करके हाकिम के आगे रख दी। उसमें मजिस्ट्रेट साहब वकील की बातें सुन रहे थे। उन्होंने लापरवाही से पूछा, क्या है दरखास्त? और सुनते रहे थे। पर दोपहर की छुट्टी के बाद जब इजलास फिर बैठा तब उन्होंने एक तीव्र दृष्टि से शेखर की को देखा था, जिसमें थोड़ी सी दया थी, थोड़ी सी खीज, और उसने दबाकर प्रभावोत्पादक बनाए गए होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खेल गई थी। शेखर निश्चय से नहीं कह सकता था कि उसके मनोभाव वह समझ गया है, पर अपनी दलीलें याद करके वह भी मुस्कुरा दिया। जनाब गवाह कहता है, अमुक चीज़ ऊपर थी, अमुक नीचे, अमुक दाईं ओर, लेकिन अगर हम सिर के बल खड़े होकर देखें और स्पष्ट है कि वैसे देखे बिना न्याय की कोई गुंजाइश नहीं होती। तब जो ऊपर बताया गया वह वास्तव में नीचे होगा और जो दाएं बताया गया है वह निर्विवाद रूप से बाईं ओर। ऐसा विकृत और झूठा बयान देने वाला गवाह बिगड़ा हुआ ही हो सकता है। आपसे निवेदन है कि उसके बयान को महत्व न दिया जाए और हमें अनुमति दी जाए कि हमें जिरह कर सकें।
लेकिन इस तरह की बात नित्य नहीं हो सकती थी और अदालत में बैठे बैठे प्रायः शेखर पाता कि उसका ध्यान शशि की ओर चला गया है। वह उसके कहे हुए एक एक शब्द को याद किया करता और मानो मन का प्रकाश उन पर केंद्रित करके उनका चित्त लिया करता। फिर विस्मय से सोचा करता कि क्यों यह लड़की उसके भीतर इतना महत्व पाती जा रही है। वह उसकी बहन लगती थी अवश्य, पर शेखर की बड़ी बहन सरस्वती की तरह क्यों नहीं थी। सरस्वती को भी शेखर पर बड़ा स्नेह था, अब भी था। यद्यपि अब शादी के बाद 2-3 बच्चों की माँ हो जाने के बाद वह उसके लिए कुछ दूर की वस्तु हो गई थी और सरस्वती से भी शेखर ने बराबर का सहज विश्वासी बंधुत्व पाया था, पर वह नहीं जानता था कि वह उस भेद को कैसे कहे और जब कह नहीं सकता तो कैसे अपने को समझाए। शशि को जैसे वह उस सहज स्वीकृति में नहीं ला सकता था जिसमें सरस्वती को उसने पाया था। सरस्वती तो थी ही, शेखर ने होश संभालने के समय से ही उसको अपने आस पास देखा था, पर शशि मानो उसकी अपनी खोज का परिणाम थी। असंख्य प्राणियों के उस उलझे संसार में से उसने एक को खोज निकाला था। अपने स्नेह के दायरे में बिठाने के लिए वह बहन यानी अपनी होकर भी नहीं, कुछ अपरिचित, कुछ आयास सिद्धि थी, जैसे उसे अपनाने के लिए हमेशा सतर्क रहना पड़ता था। नहीं, यह बात नहीं थी। वह नहीं समझ सकता था कि क्या बात थी। शशि फिर मिलने आई। एक बार शेखर ने अपने में बात करने का साहस पाया था और उसे जेल की कई एक बातें सुनाई थी। वह चुपचाप सुनती गई थी। उसकी विस्फारित आंखें शेखर पर टिकी थी। बहुत देर बाद शेखर ने एकाएक जाना कि आंखें वही स्थिर होने पर भी मन उसके पीछे नहीं है, जैसे शशि उसकी अर्थहीन बातें सुनती हुई उसे कुछ कह रही है। क्यों, कुछ कहना है? शशि चौंकी नहीं, मुस्कुरा दी। जिन लोगों ने उस सीआईडी वालों को मारा था उन्हें तुम जानते हो? हाँ, क्यों? सब पकड़े गए? नहीं, अधिकांश बाहर हैं। अच्छा, और तुम्हारे अलावा बाकी सब थे? हाँ, थे ही, यद्यपि, पर खैर वे कानूनी बातें हैं। तो तुम पकड़े कैसे गए? शेखर ने संक्षेप में बताया कि घटनास्थल पर ड्यूटी देते रहने के कारण वह फंसा लिया गया है। तुम ड्यूटी देते थे? क्यों? शेखर ने परिस्थिति समझा दी। शशि कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, तुम संतुष्ट हो? शेखर ने उससे आंख मिलाकर कहा, मैं सुखी हूँ। कॉलेज आते समय तुमने जो बात कही थी वह मैं भुला नहीं सका। शशि ने कुछ विस्मय से कहा, मैंने क्या कहा था? मुझे तो याद नहीं। अच्छा है, श्रेष्ठ दान दे तो भूल ही जाना चाहिए शशि। शशि की आंखों में जो प्रश्न था वह धीरे धीरे मिट गया। उसकी मुद्रा देखकर शेखर को भी न जाने कैसा लगा, जैसे दूर के भाई बहन होकर एक ही धमनी का रक्त दोनों में प्रवाहित हो रहा है और उस संपूर्ण ज्ञानैक्य के कथोपकथन को स्थान नहीं है। क्या ऐसा ही भाव शशि के मन में था? वह कैसे जाने? शशि जाने लगी तो उसने पूछा, और तुमने बताया नहीं? क्या? तुम कुछ बताना चाह रही थी ना? मुझे दिख गया। शशि की मुस्कुराहट में वेदना थी। उसने रुकते रुकते कहा, हाँ, चाहती थी, पर कह नहीं सकती, यहाँ नहीं और लिख भी नहीं सकती। मैं नहीं चाहती कि ऐसी बेहुदा चिट्ठी लिखूं जो जेल वालों को पढ़ने दी जा सके। मैंने भी एक लिखकर फाड़ डाली थी, तब देखो, कहकर वह चली गई। यदि वह जानती कि जेल में किसी का मन उकसाकर उसे अतुष्ट छोड़ जाना क्या होता है तो। उस रात शेखर ने वह किया जो जेल के अन्य कैदियों को करते सुनकर वह झुंझुलाहट से दांत पीस कर रह जाता था। बंद होने के कुछ समय बाद जब गिनती हो चुकी, तब ताले ठोके बजाए जा चुके और सब अच्छा आ के पुकार उस सब बुराई के रौरों की विडंबना कर चुकी और कुछ शांति हुई, तब उसने दोनों हाथों से कोठरी के द्वार के 2 सीकचे पकड़े और अपने तन के समूचे जोर से उसे झकझोरने लगा। उसका शरीर झंझना उठा, दांत जैसे रेत की रगड़न से किचकिचा उठे, ताला, सीकचे, चौखट सब खड़क उठे और सहानुभूति के बाहर आंगन के पार का लोहे के पत्थर का किवाड़ भी क्रुद्ध फुफकार सी कर उठा।
उसके तने हुए शरीर के हिलाने से उसकी ऐंदिक अनुभूति ने मानो पृथ्वी के ही कंपन का रूप ले लिया। वह असह्य कर्कश कोलाहल मानो किसी संहारक शक्ति के तांडव सा गूंज उठा। वह उसे सह नहीं सकता था, इसीलिए और भी जोर से फाटक को झकझोरता था। मैं इस बंधन को तोड़ना चाहता हूँ, मुक्त होना चाहता हूँ, क्योंकि किसी को मुझे कुछ कहना है और जानना मेरे लिए आवश्यक है। सुख से अधिक आवश्यक, शांति से अधिक आवश्यक, जीवन से अधिक आवश्यक, मेरे बल से, मेरे पुरुषार्थ से भी अधिक आवश्यक। विवश विवश विवश, मूर्ख क्रोध, व्यर्थ व्यर्थ उद्भ्रांत अहंकार। उसकी विवश उद्भ्रांति ने ही अंत में सांत्वना दी। पसीने से तर, थकान से लड़खड़ाता, दूसरे कैदियों की अवमानना के लिए लज्जा से डूबा हुआ वह खड्डी पर जा गिरा और निष्पंद, निरश्रु आंखों से छत की ओर देखा किया। उसे कुछ कहना है। मैं जानना चाहता हूँ। मैं एकाएक वह तड़प कर औंधा हो गया। एक आंधी सी उसके तन को हिला गई। आधे घंटे बाद खजूर की चटाई के नीचे ताजे कीचड़ की बूंद ने ही उसे बताया कि वह अभी तक अवश्य सिसकता जा रहा है। एक निर्बुद्धि कुहासा शेखा के मन पर छा गया। जड़ मनहूसियत का एक पर्दा सा। उस रात उस तरह रोने के बाद से ही जो घनीभूत कुछ उसे दबाए जा रहा था, उसे किसी तरह के भी वह उकता कर न फेंक सका। धीरे धीरे एक डर सा उसे लगने लगा। क्या मैं हार रहा हूँ? क्या जेल का जीवन मुझे तोड़ रहा है? क्या मैं कायर हूँ? जैसे किसी भीतर के घाव में कंकड़ चुभे, ऐसे ही संशय उसके भीतर चुभता था। नहीं तो मैं क्या ऐसे बेबस होकर रोया? जो समर्थ है, जो वीर हैं, क्या वे रोते हैं? ऐसी कोठरी में अकेले बंद पड़कर भेड़ की तरह मिमियाते हैं। उसने कहीं पढ़ा था, जो रो नहीं सकता वह विश्वासघात करता है। रो सकना अपने प्रति, अपने हृदय के प्रति सच्चे रहने का लक्षण है। शायद वह ठीक है, पर यह और चीज़ है। यह तो निरी निपट निर्बल बेबसी है। किंतु रोने के बाद उसे क्यों लगता था कि वह हल्का है, साफ है और हाँ, समर्थ भी है। हारने में तो ऐसा नहीं होता। हार में तो प्रत्येक बार आदमी अपने को कुछ अधिक निर्बल, कुछ पतित अनुभव करता है। क्या वह पतित हो रहा है? उसका आहत व्यक्तित्व इस प्रश्न पर विद्रोह से चीत्कार उठा, पर निर्दय परीक्षक की तरह वह पूछता ही जाता। क्यों? अगर झूठ है तो तुम्हें क्यों चुभता है? बोलो, बताओ, क्या तुम अपराधी हो, पतित हो? अगर उसे जरा भी संदेह होता तो जेल वालों ने उसका यह रूप देखकर उसे पराजित समझकर ही कुछ अधिक स्वाधीनता दी है, तो वह उसे लेने से इनकार कर देता। अगर उसे कहकर तो कुछ नहीं दिया गया था, किंतु टहलते समय वह अपनी कोठरियों की कतार से आगे बढ़कर दूसरी कतार भारतवर्ष तक चला जाता तो वार्डन उसे रोकता नहीं था और प्रायः कैदियों से बात भी कर लेने देता था। ऐसे ही एक दिन शिखर की कोठरी के बाहर के आंगन में घुसा तो वार्डन ने कहा, बाबूजी, दरोगा साहब हमारी जान को आ जाएंगे। और उसके स्वर से ही शिखर ने जान लिया कि दरोगा की ओर से कोई मनाही नहीं है। वार्डर स्वयं ही उसे उस विशेष कोठरी में जाने से रोकना चाहता था। वह कैदी अवश्य ही कोई खास आदमी होगा। वह वार्डर की उपेक्षा उसके भीतर घुस गया। अब शायद ही कुछ दिन यहाँ हैं। प्रश्न की आत्मीयता, उसकी ध्वनि की सहज प्रसन्नता से ही शिखर ने चौंक कर देखा। शिखचे से सटा हुआ एक वृद्ध चेहरा, ऊपर शुभ्र जटा और नीचे धवल दाढ़ी से आवृत एक निर्मल मुस्कान से उसका स्वागत कर रहा था, मानो हिमशृंग पर धूप खिलाई हो। शिखर ने विस्मय से कहा, आपने कैसे जाना? आपके चेहरे पर दिखता है। नया चेहरा हमेशा प्रश्नों से भरा हुआ होता है। वह जानना चाहता है कि पुरानी पाजी तो ताक में रहते हैं कि कोई सुनने वाला मिले। जीवन समाप्त होने पर एक ही बात बची रहती है, उसकी कहानी। शिखर ने नए विस्मय से भरकर पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने आगे शिष्टाचार मानो स्वयं झल जाता है। प्रश्न या तो सीधा साधा पूछा जा सकता था या नहीं ही पूछा जा सकता है। मेरा नाम मदन सिंह है। सन 19 में पकड़ा गया था, तब से जेल में हूँ।
21 वर्ष जेल में रहकर यह आदमी ऐसे हंस सकता है। शेखर को लगा कि वह कुछ छोटा हो गया है या उसके सामने वाला व्यक्ति कुछ ऊंचा उठ गया है। मैं तो अभी आया हूँ, यह आपने जान ही लिया। कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ से यहाँ पहुँच गया। कौन सी श्रेणी में? एमए में। पिछले साल बीए पास किया था। भाग्यवान हैं आप। मैं तो बिल्कुल अनपढ़ था जब आ गया। यहीं मैंने पढ़ना लिखना सीखा और यहीं रो रो कर उन बातों को जानने की कोशिश की जिनके बिना कोई जी नहीं सकता। और आप विद्या लेकर आए हैं। आपके सामने भारी दुर्ग है, लेकिन उसकी चाबी आपके पास है। शेखर कुछ सोचता हुआ सा बोला, पता नहीं, मैं तो अपने को बहुत छोटा अनुभव करता हूँ। मैं भी मनुष्य कितना छोटा। पर आप मेरी बातें माने या ना माने वह ठीक है। मैंने अपने लिए चाबी स्वयं अपने कष्ट से बनाई थी। आपने सुना है ना, गरीब की सांस वह धौकनी होती है जो लोहा गला दे। उसी से मैंने काम लिया। एक मधुर हंसी फिर कोठरी में गूंज गई। शेखर के मुख पर स्पष्ट अविश्वास का भाव दिख गया। कोशिश करने पर भी वह उसे नहीं छिपा सका। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, आप सोच रहे हैं यह आदमी बन रहा है, लेकिन सच मानिए, जहाँ मेरी बुद्धि रह गई वहाँ आंसुओं के जोर से, हाँ, आंसुओं के जोर से मैंने जिया। एकाएक कोठरी के भीतर की ओर घूम कर उन्होंने कहा, वह देखिए, मेरे पास सबूत भी है, यह आप पढ़ सकते हैं। सामने की दीवार पर जहाँ मदन सिंह ने उंगली रखी थी, कुछ कठिनाई से शेखर ने लिखा हुआ वाक्य पढ़ा, दास्ता क्या है? अप्रिय तथ्य का ज्ञान नहीं, असत्य का ज्ञान भी नहीं। दास्ता है सत्य या असत्य की जिज्ञासा को शांत करने में असमर्थ होना। वह बंधन, वह मनाही जिसके कारण हमारा ज्ञान मांगने का अधिकार छिन जाता है। और यह देखिए, शेखर ने परिश्रम से पढ़ा, हमारी सभ्यता मानव की शैशवावस्था को बढ़ाने का अनंत प्रयास है। वह चाहती है सुरक्षा, पुरुषत्व मांगता है साहस, और इधर अंधेरे में है। आप कहें तो सुना सकता हूँ, पर आप शायद अब जाएंगे। खैर, काम की बात यह है कि इनमें एक एक नुस्खा पाने के लिए मैं घंटों रोया हूँ। मुझे दिखता है कि शांत बैठा रहना तपस्या नहीं है, शांत न बैठ सकने से ही तपस्या शुरू होती है। एकाएक उनका चेहरा फिर खिल गया। देखिए, विद्यावान के निकट आने से ही मैंने बिना रोए यह बड़ी बात जान ली। शेखर झेपा सा चुप हो गया। मदन सिंह कहते गए, ऐसे 101 सूत्र लिखे पड़े हैं। यह 3 साल का काम है। तब कोठरी में सफ़ेदी हुई थी, उससे पहले से मिट गए। एक आध शायद दिख सकें। वे एक कोने की ओर झुके। हाँ, यह देखिए, क्रांति का प्रमाण यह है कि उसके लिए चारित्र्य आवश्यक है। सीधे होकर उन्होंने शेखर की ओर देखा। वह कुछ कहने को उतावला हो ही रहा था। आप कहेंगे कि यह सब मैं किताबों में पढ़ चुका हूँ। आपके पास विद्या की चाबी थी, मैं तो अभी सीख रहा हूँ। शिष्टाचार इस आदमी के आसपास कहीं नहीं भटका। उनकी विनम्रता भीतर के किसी झरने से फूटी पड़ती थी। अपने को और भी तुच्छ अनुभव करते हुए शेखर ने कहा, आपको 3 साल इसी कोठरी में हो गए? 3? मैं तो 9 साल से हूँ इसमें। लेकिन आपने उस पठान की कहानी सुनी है ना, जो जेल में 30 साल काट कर अपनी आयु 28 बताता था। शेखर का सिर हिलाता देखकर जब वह कोठरी से लौटा तो किसी ने पूछा, खान, तुम्हारी उम्र कितनी है? बोला 28। पूछने वालों ने फिर कहा, जेल में कितनी देर रहे? तो जवाब दिया, पता नहीं। जेल गए तब कितनी थी? बोला 28। पूछने वालों ने जब उसके गणित पर आपत्ति की तो बोला, जेल क्यों जोड़ते हो? उन दिनों तो कुछ हुआ ही नहीं, तो उम्र कैसे बीत गई? वही हाल मेरा है, पर बाल तो पक ही जाते हैं। एक हल्की सी उदासी उसकी आंखों में दौड़ गई। शेखर के भीतर तीव्र कामना जागी कि वह धवल जूट शिशु को हाथ लेकर अभिवादन करे, किंतु किसी मिथ्या अहंकार ने कहा, नहीं, यह नहीं करना होगा। उसने सोचा, विदा लेकर चलें। आप ऊब तो नहीं गए? फिर आएंगे ना? मैंने कहा था, खूसट बुद्धे सुनाना चाहते ही हैं, कोई मिल जाए सही सुनने वाला। मदन सिंह फिर मुस्कुरा दिया। शेखर का आंतरिक तनाव मानो दूर हो गया। उसने हंसकर कहा, और मैं तो जिज्ञासु हूँ ही। फिर एकाएक गंभीर स्वर में उसने कहा,
आपकी बातों में अभी ही कई प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया, जिसे पूछने का साहस मुझ में नहीं था। मालूम होता है कि अहंकार स्वाभाविक होता है, बिना सीखनी ही पड़ती है। सूत्र बोलने का रोग उसे लग चुका था। आंगन के फाटक तक पहुंचकर एकाएक शिखर ने अपना सारा साहस बटोर कर लौट कर कहा, पिछले हफ्ते मैं भी खूब रोया था। और तब एकाएक कृतज्ञता और लज्जा से भरकर जल्दी जल्दी अपनी कोठरी की ओर बढ़ गया। फिर एक दिन घूमता हुआ वह भारतवर्ष वाली कतार की परली सीमा तक चला गया था। आखिरी 4 कोठरियों में शायद फांसी के कैदी थे। उसके आंगन वाले पत्थर के फाटक बंद थे। भीतर संतरी बंदूक लिए पहरा दे रहा था। शिखर लौट पड़ा। कुछ एक कोठरियां लांघ कर वह सोच ही रहा था कि किसी कैदी से बात करे कि एक पुकार आई, ओ मौलवी। शिखर कल्पना नहीं कर सकता था कि यह पुकार उसके लिए थी, पर उसके साथ का वार्डर सिख था। और फिर पुकार आई, बात तो सुन जा ओ मौलवी। शिखर ने आंगन में खड़े होकर पूछा, मुझे पुकार रहे थे क्या? हाँ, और किसे? मौलवी तो बने हुए हो, कितने दिन से हजामत नहीं कराई थी, उस तरह नहीं है क्या? है तो, पर यहाँ कौन देखता है? यूं ही नहीं बनाई? अरे भले आदमी, कोई नहीं देखता तो क्या अपने भी नहीं चुभती? और खुद तो बाहर जाने लायक बने ही रहना चाहिए। फिर कोई छोड़े न छोड़े बला से। वह अपने बड़े बड़े पर सुघड़ और उज्ज्वल दांत निकालकर हंस पड़ा। शेखर तय नहीं कर सका कि इस सहज परिचय का सामना किस तरह करे। अगर वह आत्मविश्वास से उत्पन्न हुआ है, वह तो उसका सम्मान करना चाहिए। अगर ओछेपन से तो ना हो तो एक पत्र मुझे ही भेज देना। मुझे तो हर समय रिहाई के लिए तैयार रहना अच्छा लगता है। शेखर ने हंसकर कहा, अच्छा, कल ला दूंगा। तुम उन्हीं नए पॉलिटिकलों में से हो ना, जो सीआईडी वालों को पीटने के जुर्म में आए हैं? हाँ, ठीक, अच्छा। मैं तुम्हें मौलवी कहा करूँ ना? तुम्हारी मर्जी है। मौलवी होते तो मक्कार है, पर मेरा मौलवी हिंदू होता तो निभ जाएगी। शेखर चुप रहा। और सुनो, मुझे यहाँ अकेला अकेला लगता है, शाम को अच्छा नहीं लगता। तुम कौन सी कोठरी में हो? परली कतार में, 12वीं में। अरे इतनी दूर? खैर, मैं शाम को तुम्हें गाना सुनाया करूँगा। गाना बुरा तो नहीं लगता? गाना हो तब तो बुरा नहीं लगता। वह ठठाकर हंसा। यह तो तुम जानना कि गाना है या नहीं। मैं तो गा दूंगा। अच्छा, अब जाओ। शेखर चलने लगा। मेरा नाम मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन, पर तुम मुझे क्या पुकारोगे? शेखर ने शरारत से कहा, पंडित। वाह वाह, ठीक है, मैं तो हजामत करके तिलक भी लगाया करूँगा। लौटते हुए शेखर को वार्डन ने बताया कि वह लड़का मोहसिन अजब लफंगा है, हर किसी को तुम करके बुलाता है, दरोगा और साहब को भी। वो हर वक्त ठट्ठा करता रहता है। लावारिस है, माँ बाप भाई बंद कोई नहीं है, तभी ऐसा उलंग हो गया है। एक मौलवी ने पाल रखा था और पढ़ाया था, पर पीछे स्कूल में बिगड़ गया और बगावत फैलाने के जुर्म में 1 साल की सज़ा पाकर आया है। 5 महीने काटे हैं। हरदम हर वक्त शरारत ही सूझती रहती है और बराबर सजाएं पाता रहता है। आजकल भी रात को हथकड़ी लगने वाली है। रात को हथकड़ी? बारडा ने बताया कि जेल के दंड विधान में यह भी एक सजा है। शाम को बंद करते समय कैदी की हथकड़ी लगा दी जाती है, सवेरे खोली जाती है। जब मशक्क़त का वक्त होता है, बदमाश हो तो उल्टी भी लगाते हैं पीठ के पीछे, तब रात भर औंधा पड़ा रहना पड़ता है। पर बाबूजी, यह लड़का अजीब बेशर्म है कि पिछले 15 दिन से उल्टी हथकड़ी भी लग रही थी, पर शरारत से बाज नहीं आता। क्या करता है? एक तो मशक्क़त नहीं करता, कहता है मैंने बगावत फैलाई, तुमने जेल में डाल दिया, अब मशक्क़त क्यों करूं? तुम मेरे लिए चक्के पीसो, तब मैं भी बादशाह के लिए पीस लूँगा। दूसरे जो मशक्क़त दे फेंक देता है। चक्की पीसने को दी गई थी, सब कबूतरों को चुका दी। पूछने पर बोला, कबूतर मेरे भाई हैं, मुझे खुश कर रखते हैं। साहब ने बेड़ियाँ डलवा दी तो बेड़ियों से चक्की उखाड़ डाली। ईंटों में से एक बड़ा सा थाल बनाकर उनमें मिट्टी भर दी और पानी डाल दिया। फिर पेशी हुई तो कहने लगा कि खेती करूँगा, उसमें मक्की बोई है। लड़का क्या है, शैतान की औलाद है। शेखर का कौतूहल जाग गया था। उसने मोहसिन से फिर मिलने की ठानी और कोठरी में चला गया। शाम को वह बैठा ना जाने क्या सोच रहा था कि
कहीं दूर कोठरी का जंगला खड़कने की आवाज़ उसने सुनी। उसका शरीर तन गया। उसे वह अवस्था याद आई जब उसने भी सीकचे पकड़कर झकझोरे थे। उसका हृदय संवेदना से भर आया। वह समय कोई वैसी ही अवस्था में ही बीत रहा है जिसमें से वह निकला था। वह कान देकर सुनने लगा। एकाएक वह कोलाहल बंद हो गया। शिखर ने सुना जैसे कोई पुकार रहा है। क्या उसने ठीक सुना था? पुकार फिर आई। हाँ, मोहसिन पुकार रहा था। उसके भी दोनों फेफड़े वायु से भरकर मुंह उठाकर स्वर को घना करने के लिए हाथों की आड़ देकर बचपन में सुनी हुई किसानों की पुकार की नकल करते हुए कहा, पंडित। ओहो! एक बार मोहसिन ने सुना। गाना सुनाऊं? हाँ सुनाओ। क्या करते थे? बैठा था। अच्छा सुनो। शिखर ने कल्पना से ही 28 कोठरियों से दूर नापी और वहां ध्यान केंद्रित किया। कहते हैं कि इंद्रियां अपना काम अलग अलग करती हैं। शिखर ने जैसे पांचों छह इंद्रियों की घनीभूत ग्रहण शक्ति से मोहसिन का गाना सुना। आया तो क्या। मोहसिन का गला अच्छा था। स्वर में तीव्रता भी थी और घनत्व भी। इतना अधिक चिल्लाने से उसमें कभी कभी कर्कशता भी आ जाती और फूट सा जाता था, पर फिर भी उसका स्वाभाविक तरंगित कंपन श्रोता से भी एक सिरहन पैदा करता था, जैसे उसके चुपचाप सही हुई यातना का धक धक स्पंदन गूंज रहा था। मिट गई जब सब उम्मीदें, मिट गए सारे ख्याल, उस घड़ी फिर नामवार लेकर पयाम आया तो क्या। गीत बंद हो गया। शिखर का तनाव कुछ ढीला हुआ। है गाना? है, बड़ा अच्छा है। और सुनाओ। थक नहीं गए? गाते नहीं थकता मैं। अच्छा सुनाओ। मोहसिन फिर गाने लगा, किंतु 2-3 कड़ियाँ गा लेने के बाद उसका स्वर कुछ मंद पड़ने लगा और क्रमशः उसे सुनना असंभव हो गया। शिखर ने नहीं चाहा कि उसे सूचित करे। वह उस पागल साहसिक के प्रति झुंझलाहट, प्रशंसा, कृतज्ञता से भर रहा था। 10-1 मिनट के बाद फिर पुकार आई। मौलवी! ओए पंडित ओए! अब सो जाओ, कल और सुनाऊंगा। अच्छा। नीरवता। शिखा को याद आया, फिर अभियुक्त होने के कारण उसके पास लालटेन है। वह पढ़ता रहेगा, फिर सो जाएगा। पर मोहसिन कैदी है, उसके पास प्रकाश नहीं है। घनी रात। शिखर ने बत्ती नीचे कर दी। उठकर कोठरी के द्वार पर जाकर जंगली पकड़कर बाहर अंधेरे प्रकाश की ओर देखता खड़ा रहा। ऊपर बादल घिरे थे, अकाल मेघ, अर्थहीन और बढ़ेंगे। जेल में इस समय 1400 कैदी होंगे और कम से कम 700 के पास प्रकाश नहीं होगा और नींद का विस्मृतजनक अंधकार भी नहीं होगा। नीरवता। संतरियों की पदचाप से, नंबरदारों की सब अच्छा से और दूर कहीं उल्लुओं के हूं हूं कराने की कर्कश नीरवता। शेखर अनजिप आंखों से अदृश्य काले आकाश की ओर देखा किया। टप टप वैशाख की पहली बूंदें। एकाएक शिथिल होकर शेखर जाकर लेट गया और लालटेन के बहुत छोटे से अंधनीले प्रकाश को और उसके कारण छत पर बने हुए अंधेरे वृत्त को देखता रहा। बंधन। शेखर को एक पत्र मिला। उसके पत्र पढ़े जाकर और कट छट कर भेजे जाया करे, यह उसे असह्य था। अंततः उसने पत्र लिखना ही छोड़ दिया। बाहर से भी पत्र बहुत कम आते थे। आते तो ऐसे जिनका उत्तर देना आवश्यक न होता। पर एक दिन वकील ने उसे कुछ कागज़ दिए और कहा, इन्हें संभाल कर ले जाइएगा, आपके मुकदमे के आवश्यक कागज़ हैं। घर पर क्षमा करें, जेल जाकर ध्यान से पढ़िएगा। और शेखर ने रख लिए। अब जेल आकर वह बंद हो चुका था और रात घनी हो गई थी। तब उसने उन्हें निकालना पढ़ना शुरू किया। कागज़ पर केवल मुकदमे की टाइप पर छपे हुई कार्रवाई का विवरण था, जिस पर कहीं कहीं पेंसिल से कुछ नोट लिखे हुए थे। पर बीच में एक सुई से नत्थी किए हुए कुछ पन्ने थे, जिन्हें देखकर शिखा चौंक पड़ा। शशि के पेंसिल से कुछ बारीक लिखा हुआ पत्र था। क्षण भर तक शेखर सब कुछ भूल कर बेबस रह गया। उसका हृदय इतनी जोर से उछल पड़ा कि मानो अब डूब ही जाएगा। फिर वह भूखी आंखों से पत्र निगलने लगा। शशि का विवाह हो रहा था। वर का चुनाव हो गया था। आषाढ़ की तिथि भी नियत हो गई थी और शशि नहीं चाहती थी विवाह। अभी कुछ वर्ष उसका विचार भी नहीं करना चाहती थी।
अगर शेखर बाहर होता तो वह उसकी सहायता मांगते बातचीत को स्थगित कराने में, पर वह जेल में है और कोई इस इतनी बड़ी दुनिया में है नहीं जो उसका पक्ष ले। माँ है पर वे अकेली हैं। समाज के विरुद्ध वे क्या करेंगे? अधिक से अधिक यह कि आषाढ़ से अगहन तक स्थगित करा देंगी, पर उससे क्या, वचनबद्ध ही होंगी तो कुछ नहीं कर सकेंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे शेखर ने शशि के विवाह के लिए क्या किया। तब तक हमारे साथ बने रहे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।